नमस्कार। क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमानसी दवे और मेरे साथ है डिम्पी कालरा। बाजार ने उम्मीदें आज सुबह काफी जगाई। हमें लगा कि ऑल टाइम हाई नए उच्चतम स्तर रिकॉर्ड लेवल्स नजर आ सकते, लेकिन फर्स्ट हाफ में ही बाजार ने सारी उम्मीदें तोड़ भी दी और हमने देखा कि मुनाफा वसूली का दौर जो शुरू हुआ फर्स्ट हाफ में और अब तक जारी है। इस वक्त अगर आप देखेंगे सेंटिमेंट्स जो हैं रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 150 अंकों की गिरावट, 18,700 के इर्द गिर्द झूलता हुआ निफ्टी, वहीं बैंक निफ्टी में 400 अंकों की बिकवाली। हाँ, ये जरूर है कि इस कमजोर बाजार में कह सकते हैं कि जिस तरह के सेंटिमेंट्स है उसमें भी ब्रॉडर इंडेक्सेस मिड कैप स्मॉल कैप में शानदार मजबूती अब भी जारी है और एक्शन वहां से काफी हद तक मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाजार की चाल को अगर देखेंगे, हमने देखा कि वॉलेटिलिटी लगातार बढ़ती हुई सिर्फ और सिर्फ 7 अंकों से रिकॉर्ड ऊंचाई से चुका है निफ्टी और 18,887 के स्तरों का इंतजार था। लेकिन अब देखिए वॉलेटिलिटी भी बढ़ती हुई 5.25% की बढ़त इंडिया विक्स में भी नजर आ रही है। निफ्टी बैंक में भी शुरुआती कमजोरी थी और वहां से दबाव जो है लगातार बढ़ता हुआ ही देखने को मिला। इसके अलावा एफएमसीजी एनर्जी शेयरों से मुनाफा वसूले। सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें, कुछ तमाम पॉकेट्स हैं जहां से हमने देखा कि बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट मिले, लेकिन उसके अलावा मेजॉरिटी सेक्टर से भी आज सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आया। पीएसयू, बैंक, फार्मा, आईटी सारे के सारे सेक्टर्स थे जो कि अब भी सपोर्ट डेवलप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, रियल एस्टेट जैसा सेक्टर जिससे काफ़ी उम्मीदें होती है, वो सेक्टर भी आज परफॉर्म नहीं कर रहा। लाल निशान के साथ ये सारे के सारे मेजर सेक्टर्स हैं जो कि बिकवाली का दबाव दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच कई सारे ट्रिगर्स, कई सारे इवेंट्स भी हैं जिस पर हमें नज़र रखनी है। लेकिन इन सारे ट्रिगर्स, इवेंट्स के बीच बाजार की दशा दिशा, अंडरटोन इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस भले ही बुलिश नजर आता हो, लेकिन आज की तस्वीर तो यही बता रही है कि जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर बाजार खरा नहीं उतरा है। आइए एफएनओ की पोजीशनिंग कैसी है डिम्पी से जानते हैं और अन्य कौन से संकेत है जिस पर नजर रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स है जो कि एक्टिव है इस वक्त। बताइए डिम्पी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए मानसी, अगर आप उस 7 पॉइंट की भावनाओं से थोड़ा हट जाएं तो हमने अपने कन्विक्शन के हिसाब से तो हाई लगा दिया। अब वो सिर्फ क्या है ना, पेपर्स पे हमको नंबर्स चाहिए और उसके लिए हम लगातार प्रयास है, लगातार कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ 7-8 पॉइंट से छूटे जा रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ, मामूली से उस 7-8 पॉइंट से चूक गए फिर से हम। लेकिन कोई ज़्यादा निराश होने की बात नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी काफ़ी बुलिश है। मार्केट के अंदर जो क्रैक आ रहे हैं वैसा कोई बड़े क्रैक तो नहीं है और इसमें लग रहा है कि मार्केट एक अटेम्प्ट और ले सकता है अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए। हालांकि काफ़ी सारे लोग अब इस चीज़ को मान चुके हैं कि ऑल टाइम हाई लगी गया। अब 18,000 के इंडेक्स में अगर 8 पॉइंट छूट भी गए तो कितना फ़र्क पड़ता है। खैर, फिर भी निफ्टी बैंक आज रियल कल्प्रिट सामने हुआ साबित। आपको ध्यान है पिछली बार हम जब चूके थे तब उसमें आईटी था, इस बार जब चूके तो उसमें बैंक है। दोनों की वेटेज है अपनी। आज आईटी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था तो बैंक ने शुरुआत में ही 43,800 ब्रेक करने के बाद आज वो पूरा का पूरा मोमेंटम को खत्म कर दिया। ये मोमेंटम तभी खत्म हुआ जब बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे आया। नहीं तो आपको लग रहा था एक बार फिर से आएगा ऊपर, एक बार फिर से आया और आया भी था। लेकिन 43,800 के नीचे जैसे बैंक निफ्टी ड्रैग होने लगा, आज वो कमजोर होता गया। अगर आज आप निफ्टी के भी टॉप लूजर्स चेक करेंगे ना, पहले 4 या 5, तो उसमें से 5 में से 3 बैंकिंग काउंटर्स दिखेंगे निफ्टी के, क्योंकि वो दोनों के कंबाइंड वेटेज होते हैं, निफ्टी में भी होते हैं, बैंक निफ्टी में भी होते हैं। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स आज 5% बढ़ा है। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया विक्स के 5% बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए हिस्टोरिकली ये 11, 11.5 से लेकर 13 तक का अगर आप विक्स चेक करेंगे तो कोई खास मतलब है नहीं इसका। आप कोई इवेंट भी नहीं है जिसको लेकर पहले मार्केट में फियर बढ़ रहा हो। ये सिर्फ एक पोजीशनिंग का हिस्सा होता है। टिपिकली आजकल एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम में काफ़ी होती है। इसलिए एक लेवल का जब आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर आपका आप ऑल टाइम हाई के से टच लगा के आते हैं, करके आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आई जाती है, थोड़ा फियर हो जाता है। तो फियर मार्केट का है और इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी इंपॉर्टेंस कुछ खास मानेंगे नहीं। एक और चीज़, आप इसी रेंज में चर्निंग देख पा रहे होंगे। चर्निंग कैसे हुई? अगर आप एफएमसीजी इंडेक्स को देखेंगे ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडेक्स बना है 1 दिसंबर से लेके अब तक के ऑल टाइम हाई के बीच का। लेकिन आज उसी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जिस दिन आप 8 पॉइंट दूर थे। आईटी सबसे बड़ा कल्प्रिट साबित हुआ, लेकिन आज आईटी फिर से मजबूत है ऑल टाइम डे के सिर्फ 8 पॉइंट दूर वाले दिन में। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे 6-7 महीने के अंदर जो चर्निंग हुई है वो अभी भी जारी है। सेक्टोरली मूवमेंट हो रहा है और हम एक नीचे के पखवाड़े से यानी कि 16,800 से लगे 18,800 तक की जर्नी को कर चुके हैं, जो 2,000 पॉइंट की बनती है। एक और चीज,
आज रिलायंस का योगदान सुबह सुबह नहीं मिला। अगर सिर्फ 20 मिनट और रिलायंस नहीं टूटता तो शायद आज आप 8 पॉइंट से भी आपकी चूक नहीं रह जाती, आप ये लगा ही देते तो सेलिब्रेशन हो जाता। तो आज रिलायंस ने भी हल्का सा मैं कहूँगा कि थोड़ा मिस किया है। निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयर कमजोर हैं। आज सरकारी बैंकों का दिन अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा ही चल रहा है। 3 पॉइंट आपको और ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला, मानसून को लेकर क्या अपडेट आता है। आज जब मानसून को लेकर अपडेट आया वो बाजार के हक में नहीं था। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा यूएस को लेकर वो कितनी सक्सेसफुल वैसे होती है बिजनेस के हिसाब से, अब उसके हिसाब से तो हो जाएगी, आपको तस्वीरों के हिसाब से बहुत कुछ आएगा, लेकिन बिजनेस के हिसाब से कितनी सक्सेसफुल होगी मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच करके देखेगा उसको, खासकर उसके अंदर डिफेंस डील्स कितनी अच्छी होती हैं ये। और तीसरा, अब यूएस की परफॉर्मेंस कैसे चलेगी वहां पे, क्योंकि यूएस भी ब्रेकआउट के कगार पर खड़ा है, खासकर डाउ जोन्स वो 34,500 के आसपास है। आज तो बंद है यूएस मार्केट्स, लेकिन फिर भी इसको आगे चल के वॉच करके ये देखना होगा। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से मानसी जो हमने आपके सामने रखे। अब मेहमान जुड़ गए होंगे, जरा चर्चा को आगे बढ़ाइए आप। ओके, तो चलिए, ये 3M है जिस पर नजर रखनी होगी। मार्केट का जिक्र हमने किया, इसके अलावा मॉनसून, अभी मॉनसून में देरी है और इसके चलते भी बाजार में एक हो सकता है कंसर्न्स पैदा हो सकते हैं। बिपरजॉय ने मॉनसून का एक कह सकते हैं कि सेंटिमेंट जो है वो खराब किया। और तीसरा M है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है, इस यात्रा से काफ़ी कुछ निकल कर आएगा। अमरीकी दौरे पर जाएंगे और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी तो है बुधवार के दिन 21 जून, तो उस पर भी नज़र रखनी होगी। लेकिन चलिए, ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स के साथ अब बाजार पर किस तरह का आउटलुक हो आपका आखिरी घंटे के ट्रेड में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं, क्या मिड कैप्स को ही खेलेंगे या गिरावट में निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मौके बनते हुए दिखेंगे, ये सब कुछ जानते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पेश करते हैं आपके लिए। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल पैनल पर नरेंद्र सोलंकी जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट श्रीकांत चौहान और लक्षा सिंह भी हैं। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। श्रीकांत, विल स्टार्ट विथ यू, बताइए आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे। जैसी फर्स्ट हाफ में स्थिति थी वैसी ही सेकेंड हाफ में बाजार की स्थिति तो नजर आ रही है, बस कुछ 7-8 पॉइंट से चूक गए हम नए उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए। क्या स्ट्रैटेजी है और ट्रेड आइडियाज भी बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून डिम्पी। आई थिंक सी लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा हम मार्केट में देखते हैं कि अगर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं और उन इम्पोर्टेंट लेवल्स को अगर मार्केट क्रॉस नहीं करता तो वो 1 पॉइंट से मिस हो या 10 पॉइंट से मिस हो, लेकिन अगर वो मिस हो गया है तो मिस हो गया है। उसका मतलब ये है कि फिर उसी बेसिस पे कुछ ना कुछ रीजन बनते हैं और फिर उस बेसिस पे मार्केट में करेक्शन भी आता है, या तो रैली होती है। तो इस बार जैसे भी 7-8 पॉइंट्स हमने मिस किया है, लेकिन अभी भी मार्केट के पास वक्त है। मार्केट ने अभी तक प्रीवियस अपने लो को नहीं तोड़ा है। जो प्रीवियस लोज थे वो थे 18,650 के। तो 18,650 के नीचे जब निफ्टी जाएगा तभी जाके मार्केट में एक मुझे लगता है कि गिरावट और बढ़ेगी। तब तक ये जो अभी हम करेक्शन एक जो फॉल देख रहे हैं मार्केट में, ये करेक्शन है और ये करेक्शन कहीं भी रुक सकता है। शायद ये 18,700 पे रुके, 18,660 पे रुके, तो उन लेवल्स के आसपास किधर भी रुक सकता है और एक वापस हम एक रिबाउंड या रिकवरी देख सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि 18,800 के करीब, जैसे अभी डिम्पी ने बताया, हमने बहुत सारा वक्त निकाला है और उसके बाद अब वापस ये जो करंट जो हम फॉर्मेशन देख रहे हैं मार्केट का, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इन्हीं लेवल्स के करीब ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो हमें लगता है कि शायद किसी रीजन से मार्केट अभी 18,900 के जो लेवल्स क्रॉस करेगा वो किसी गैप ओपनिंग के साथ क्रॉस करेगा, ना ही नॉर्मल मार्केट में जाके उसे क्रॉस करेगा। तो इस मार्केट में थोड़ा सा एक ट्विस्ट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन सकता है और मुझे लगता है कि आज के दिन में या तो मे बी शायद कल के ओपनिंग में ऐसा कुछ ट्विस्ट फॉर्मेशन बन सकता है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट का जो बेस है वो काफी स्ट्रांग है और मार्केट में बाय ऑन डिप्स की अभी भी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 18,650 का स्टॉप लॉस रखें जो भी ट्रेडर है उनके लिए, और बैंक निफ्टी के लिए भी हमें यही कहना पड़ेगा कि यहाँ पे वीकनेस है। एक बार 43,000 के लेवल शायद बैंक निफ्टी दिखा सकता है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये भी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट श्रीकांत, ठीक है, थोड़ा सा डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी और डिप तो थोड़ा सा नीचे और मिल सकता है। ये श्रीकांत का व्यू है, स्टॉक्स भी समझेंगे उनसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ लक्ष्य भी हैं, उनसे भी समझते हैं। लक्ष्य, आप बताएं, आप कौन से डिप को बाय करेंगे, आप कहां तक इंतजार करना चाहेंगे? प्रियंका, मेरा व्यू यहाँ पे ये है कि जो राइट नाउ फॉर्मेशन चल रहा है मार्केट का, वो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी यही चीज कही थी
कि मार्केट 44 के ऊपर जाते ही थोड़ा-सा रुकने लगता है और वहाँ से बैंक निफ्टी जो मेजर लीडर है हमारे मार्केट का, जिसको चलना चाहिए, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, वो थकने लगता है। और वही चीज़ हम देख रहे हैं कि हर बार जब निफ्टी को ज़रूरत होती है ऑल टाइम हाई के लिए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ही पहले मुड़ता है। और लीडर जो आपका है, अगर वो आपको इशारा कर रहा है कि यार अब और ज़्यादा हम शायद ऊपर ना जाएँ, हो सकता है कि टॉप बन चुका है, क्योंकि टॉप कोई एक पॉइंट नहीं होता, टॉप हमेशा एक रेंज होती है जहाँ पे हम बहुत समय बिताते हैं और लगातार बार-बार फेलियर्स देखते हैं, क्योंकि हर फेलियर में कोई ना कोई फँसता है बुल साइड में, क्योंकि टॉप अगर बन रहा है तो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी वही प्रोसेस चल रहा है, कितना लंबा चलेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन आज के जिस लेवल पे हम हैं 650 ऑलमोस्ट 43,650 पे हम हैं। ये एरिया जो है इम्पोर्टेंट है। अगर हम वापस से, अभी छोटा-सा एक बाउंस आया है, अगर इस बाउंस के बाद वापस से हम इस एरिया से नीचे जाते हैं और हम वापस से 43,550 और से 500 के आस-पास जाते हैं, तो ये एक डिसाइसिव मूव होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम 43,450 का एरिया तोड़ें, जिसमें हम कई बार जाके सपोर्ट लिए हैं। ज़रूरी ये है कि क्या आज की क्लोजिंग हमारी 43,550 के नीचे होगी या नहीं होगी। अगर उसके नीचे होती है तो इट विल ओपन अप 43,000। और उसके बाद निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, तो निफ्टी में कई सारे कंपोनेंट्स हैं, कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे रिलायंस ने थोड़ा थाम रखा है, थोड़ा आईटी ने थाम रखा है। लेकिन इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि जब आपका मेजर लीडर ही आपका मुड़ता है, आप कम गिरोगे, लेकिन आपको भी एक करेक्शन दिखेगा। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में एक 18,500 तक के लेवल्स मुझे दिखते हैं, और बैंक निफ्टी में 43,000 और 42,500 600 के लेवल दिखते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 टू 2 वीक्स। जैसा मैंने कहा कि जब तक डिप नहीं आएगा, नया हाई के लिए फ्यूल नहीं मिलेगा मार्केट को, मैंने ये पिछले हफ्ते भी यही बात कही थी, एंड दैट इज स्टिल द सेम सिनेरियो। क्योंकि आप देखिए, हम पिछले 3 हफ्ते से जब भी मिलते हैं, हम 43,500 700 के आसपास ही होते हैं। हर मंडे के आसपास, मैं कह रहा हूँ मंडे ट्यूसडे के आसपास। तो दिस इज टेलिंग समथिंग। वो हम सुनना चाहते हैं या नहीं, दैट इज अप टू अस। और यहाँ पे स्टॉक की बात करूं तो आईटीसी मुझे यहाँ पे सेल लगता है। स्टॉप लॉस 459 और टारगेट 448 442। और एचडीएफसी सेल दिखता है यहाँ पे 2650, इसका लेवल है। स्टॉप लॉस 2668, टारगेट 2622 और 2610 के आसपास रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी सेल दिखता है आज। इसका अगर आप देखेंगे डेली कैंडल में एक अच्छा इन्वर्स हैमर बनाया है इसने। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 196 का रहेगा, टारगेट 188 से 185 के रहेंगे। एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो यहाँ पे 1602 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस 1616 का रख के एक बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1570 के आसपास ये जा सकता है। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू ये है कि हम शायद अभी एक बार अगर सेलिंग जोन जो है आपका 43,650 का है, जो मैंने मेंशन किया है, और स्टॉप लॉस जो होगा 850 होगा। ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ, आप उस तरीके से फ्यूचर्स में अपना देख सकते हैं सेम डिफरेंस में। बट टारगेट जो है मुझे लगता है 43,200 42,900 के आ सकते हैं, और ये पोजिशनल व्यू है। 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बार बार हम जाके जो 43,400 500 का लेवल टेस्ट कर रहे हैं, ये 5वीं बार है, शायद चौथी या 5वीं बार है, वो टूटता है। क्योंकि हम 44,500 हमने 2 बार अटेम्प्ट किया, डबल टॉप बनाया आवरली टाइम फ्रेम पे, लेकिन हमने 43,400 500 4 बार अटेम्प्ट किया। तो हम बार-बार जिस लेवल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसके टूटने के चांसेस मुझे लगता है ज्यादा है। ठीक है। लक्ष्य, आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है, और ये बात आपकी ठीक है कि बैंक निफ्टी ही इस बार भी थोड़ा नीचे लेके गया, और लास्ट टाइम पे जब हमारी मुलाकात हुई थी तब भी बैंक निफ्टी के यही लेवल्स थे, और उससे पहले भी मुलाकात हुई होगी तब भी बैंक निफ्टी के यही लेवल्स होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी एज इट इज़ चल रहा है। आपने शेयर्स बता दिए। आज बैंक ऑफ बड़ौदा, आपकी कॉल देख के मेरे को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो आज का टॉप गेनर था। वैसे बैंक निफ्टी के हिसाब से आप कह रहे हैं कि एक बार वो शॉर्ट का कैंडिडेट भी हो सकता है। एक बार लेके आइए, 188 रुपये का टारगेट है, 196 का एक स्टॉप लॉस है, इसको नोटिस कीजिएगा। दूसरा शेयर शायद आपका आईटीसी है, एक बार अगर है तो वो भी दिखाइए जरा, स्टॉप लॉस और टारगेट, और उस पर भी ध्यान रखेंगे। इस बीच श्रीकांत, आपका ट्रेड कौन सा है? आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी सर? है कि कुछ मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज है उनमें जो प्राइस एक्सपेंशन जो देखने मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़े मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करें, और मुझे लगता है कि केईसी इंटरनेशनल जो अभी 575 के करीब ट्रेड कर रहा है, 575 के करीब, इसे लॉन्ग करके चले। 564 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे 590 से लेकर 600 के। यहाँ पे एक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज बनती जा रही है, और यहाँ पे अगर जब नेक्स्ट रैली का पैटर्न बनेगा तब इसमें 590 या 600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है एपीएल अपोलो।
और आज यहाँ पे भी एक कंप्लीट बार रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और 1328 1330 के करीब ट्रेड कर रहा है। एक ऑनगोइंग रैली के बाद एक करेक्शन आया था और उसके बाद वापस एक हायर बॉटम बन के एक रैली रिज्यूम कर सकता है। तो यहाँ से इसमें अगर रैली बनेगी तो 1400 के टारगेट्स नजर आते हैं, 1400 के। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 1310। आप स्टॉक्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ श्रीकांत भी अब मान रहे हैं आप एपीएल अपोलो ट्यूब्स 1400 के टारगेट्स को मानकर चले। अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करीब 2-2.5% तक की तेजी, दोनों स्टॉक्स उनकी तरफ से मिड कैप कैटेगरी में। केसी इंटरनेशनल भी हमने पिछले दिनों भी देखा, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी रहे जिसके चलते स्टॉक लगातार रेडार पर था। 4% की तेजी आज भी ये देख रहा है। 4 स्टॉक्स हमारे दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए, लेकिन इस बीच हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट का भी स्वागत करते हैं। नरेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून नरेंद्र जी। एनबीएफसी से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आज सुबह हमने 2 पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एनबीएफसीज पर देखी है, एक तो जेपी मॉर्गन की और एक एचएसबीसी की। रिपोर्ट्स का ये तक कहना है कि बैंक्स फाइनेंशियल से भी बेटर इस वक्त अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस एनबीएफसीज का नजर आ रहा है। इस सेक्टर की लोन ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी अच्छी है और चुनिंदा स्टॉक्स जिनका जिक्र किया गया इसमें बजाज ट्विंस थे, एल&टी फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे और साथ ही एम&एम फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, इनमें भी लक्ष्य को लगातार बढ़ाया गया है। एनबीएफसी इस थीम को आप कैसे देख रहे हैं नरेंद्र जी ऑन अ फंडामेंटल बेसिस? जी हाँ, बिल्कुल। एनबीएफसी का जो थीम है, स्पेशली मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा, जो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्पेस है, जो कंज्यूमर्स को कैटर करते हैं, वो स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सारे ग्रोथ, जैसे कि हमने देखा कि इन्फ्लेशन काम डाउन हुआ है और अब फेस्टिवल सीजन, मॉनसून और ये सब आने वाले हैं, तो कंज्यूमर ओरिएंटेड जितने भी एनबीएफसी है उनमें एक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनीज की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हुई है और अब जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है वो हमको ये साल में देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ में। तो डेफिनेटली की थी हमारे सिस्टर चैनल ईटी नाउ ने और उन्होंने बताया था कि उन्हें कई सारे डोमेस्टिक एमएफ्स, एफआईज और कई सारे बायर्स हैं, लेकिन अभी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आज आप ये देखें तो 5% की मूव इस स्टॉक में है। पूरा ही फाइनेंस स्पेस बजिंग भी है, इसके लिए अलग एक न्यूज़ भी है, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल थिंग्स ऑफ रिक्वायरमेंट में आप पूरा फाइनेंस स्पेस को देखें तो आज अच्छा मूव कर रहा है। लक्ष्य कहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? फाइनेंस काउंटर्स में एल&टी फाइनेंस भी चल रहा है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट आप फाइनेंस देख रहे हैं, बजाज ट्विंस भी चल रहे हैं। कौन से फाइनेंस काउंटर को ऐड करेंगे यहाँ? ट्रेंड्स पे थोड़ा सा नजर दौड़ा सकते हैं और दे आर हैविंग ए वेरी गुड स्ट्रक्चर और ये लगातार, जैसे बजाज फाइनेंस का 7150 के आसपास रेजिस्टेंस था, उसको इसने बड़े ही एक फोर्स के साथ निकाला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको 7550 तक के लेवल्स देख सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग विच आई सी राइट नाउ, विच इज बजाज फाइनेंस। तो 7550 तक के लेवल्स यहाँ पे दिख सकते हैं, बट अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी काफी चल चुका है, थोड़ा बहुत चलेगा, बट शार्प आपको डिप्स भी मिलेंगे, बट स्ट्रक्चर ओवरऑल हर डिप पे अभी भी बाय हो रहा है। तो आई थिंक 7550 और 7650 तक भी जा सकता है, बट देयर विल बी अ डिप ऑफ 70 to 80 पॉइंट्स जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के निकलेगी स्टॉक। पर हम 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बातें भी करेंगे। एक तो देश के प्रधानमंत्री की यूएस यात्रा है, आपको पता ही है, वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगी और 22 तारीख से इनफैक्ट यूएस में होंगे वो, तो वहाँ से शुरू हो गए। एक तो डिफेंस वाले काउंटर्स पे भी हम थोड़ी देर में चर्चा करने जा रहे हैं और दूसरा मानसून को लेकर भी सुगबुगाहट मार्केट के अंदर चल रही है। आज भी कुछ बयान निकल के आया कि मानसून डिले है, डेफिसिट है। हालांकि बिपरजॉय आने से ये कह रहे हैं, जो आज हमने जीपी शर्मा जी से बातचीत की थी, स्काईमेट के एमडी, वो ये कह रहे थे कि ये पूरा डिस्टर्ब हो गया है मॉनसून का कंसेप्ट और कई हिस्सों में अब धीरे धीरे करके पहुंचेगा मॉनसून। जैसे कि महाराष्ट्र में भी डिले चल रहा है, कर्नाटक में डिले चल रहा है, केरल में जहाँ सबसे पहले आता है वहाँ पे डेफिसिट हो गया और जिनमें मॉनसून आना था बाद में, यानी कि राजस्थान, यानी कि पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे प्री मॉनसून बारिश जो आई है वो थोड़ा बहुत रिलीफ दे के आ रही है। लेकिन एक्चुअली में जहाँ पे मॉनसून होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टडी, वहाँ पे डेफिसिट भी है और डिले भी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है नोटिस करने के लिए। इसी कड़ी में मैंने एक शेयर आज सुबह सुबह डिस्कस हो रहा था, हमने एफ&ओ में भी डिस्कस किया था, उसका नाम है एस्कॉर्ट्स कबोटा। एक बार जरा एस्कॉर्ट्स का चार्ट लेके आइए सामने और श्रीकांत एक बार जरा इस शेयर को जरा देख के बताएंगे आप कि इसके अंदर क्या करना चाहिए। ये सीधा सीधा मॉनसून कनेक्टेड शेयर है। बिल्कुल, तो देखिए, अगर
एस्कॉर्ट्स के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक क्लियरली वी शेप सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना है। ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है और हर एक लेवल्स पे एक अच्छा कंक्रीट सपोर्ट बनाने के बाद इसमें एक शॉर्ट रैली हमें देखने मिल रही है। यानी ऐसा भी नहीं है कि ये स्टॉक कुछ एक यूफोरिक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड में आता है और फिर करेक्ट होता है। सो काफी कंस्ट्रक्टिव पैटर्न के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और मुझे लगता है कि ये इवेंचुअली 2350 के लेवल्स भी दिखा देगा। तो करंट लेवल्स पे तो इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इसे लॉन्ग करके चले। नो डाउट कि थोड़ी सी मॉनसून की जो न्यूज़ फ्लो है उसके ऊपर थोड़ी घबराहट है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक और परफॉर्म करेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा मुझे एट 2130। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है क्योंकि ये यही प्रीवियस बॉटम है। लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं तकरीबन 2350 के, तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है और करंट लेवल से लॉन्ग करके चलेगा। आज के बोटा यहाँ करंट लेवल से भी एक मजबूती के साइंस नज़र आ रहे हैं, खरीदारी की जा सकती है। लेकिन लक्ष्य हाय, JSPL जिंदाल स्टील की अगर बात करें, JSPL का स्टॉक इस वक्त हम देख रहे हैं लॉन्ग्स भी बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं और आज इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन है। एक तो टेक्निकली भी यहाँ पर अच्छी मजबूती है, वॉल्यूम बैक्ड भी है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जिसके ठीक बाद इनफैक्ट कोटक सिक्योरिटीज़ की एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, उन्होंने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं, 740 तक के टारगेट से मानकर चल रहे हैं। मेटल सेक्टर में JSPL को टॉप पिक बताया जा रहा है। लक्ष्य, इस पर आपसे मैं एक राय लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट से जुड़े क्या क्या मेजर ट्रिगर्स हैं, इस रिपोर्ट में ऐसा खास क्या है जिसके चलते JSPL के चार्ट्स 5% चल गए हैं, एक बार आशीषा से जानते हैं। आशीषा, आप बताइए। जी हाँ, JSPL में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी से एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने JSPL को अपग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय दी है और 740 रुपीज़ का उनका रिवाइज्ड टारगेट है। JSPL उनका टॉप पिक है मेटल सेक्टर में। उनका मानना है कि अगले 12 महीनों में कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कंपनी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स कमीशन होने वाले हैं जिसके चलते कंपनी की कैपेसिटी करीब 65% से बढ़ सकती है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो कोटक का मानना है कि JSPL के EBITDA में 19% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 3 साल में। बैलेंस शीट की बात करें तो कोटक का मानना है कि बैलेंस शीट पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पीयर से कंपेयर करें तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 740 रुपीज़ कर दिया है और इसी रिपोर्ट के चलते स्टॉक में भी आज तेज़ी देखने को मिल रही है। ओके आशीषा, शुक्रिया ये सारे के सारे ट्रिगर पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लक्ष्य, JSPL के चार्ट्स आप देखिए अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं और ये मजबूती के साइंस 573 के लेवल्स पर 6% की तेज़ी है। आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या कहती है, यहाँ से कितनी मजबूती नजर आएगी? यहाँ स्टेज का चार्ट मानसी बहुत ही अच्छा चार्ट लग रहा है राइट नाउ। ये मेजर टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 575 पे अप्रोक्सीमेटली गया था आज, तो ये 75-80 का एरिया अगर निकाल देता है तो यहाँ से जो अगला टारगेट दिखता है वो 605-610 का दिखता है। और अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे बात करें, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इसका टारगेट 645 तक दिखता है। हो सकता है उसके लिए आपको 1 महीने या 1.5 महीने लग जाए, बीच में छोटे मोटे करेक्शन भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत अच्छा एक फ्लैग काइंड ऑफ ब्रेकआउट है और वीकली टाइम फ्रेम पे है तो डेफिनेटली इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। इसका जो सपोर्ट होगा, आपका एक सपोर्ट या फिर आप स्टॉप लॉस लेके चले वो 560 के आसपास लेके चले, वहां पे आता है तो घबराना नहीं है क्योंकि वो एक डिप देगा। लेकिन उसके बाद जो अगला मूव आएगा वो 580 के ऊपर अगर निकला तो 610 और 640 ओवर ए पीरियड ऑफ 15 to 30 डेज आ सकता है यहाँ पे। आज फिर से आप देखेंगे तो हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, इनफैक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में भी अच्छी खासी मूव है। जस्ट लाइक मेट्रोपोलिस में तो तेज़ी है, मैक्स हेल्थ केयर में तेज़ी है, डॉक्टर लालपात लैब में तेज़ी है और इनफैक्ट कंपनीज लाइक शैली इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी बड़े बड़े सर्किट्स लगे हुए हैं। श्रीकांत, आपकी टॉप बेट्स क्या होंगी इस पूरे स्पेस में, हॉस्पिटल या मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी इन दोनों में से किसी एक सेक्टर में से किसी एक स्टॉक को लेना है तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स में से NH हॉस्पिटल्स को लॉन्ग किया जा सकता है जो 1006-1005 के करीब है। काफी अच्छा एक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम का एक फॉर्मेशन बना है और एक ट्रेंडिंग रैली हमने पिछले 1-1.5 महीने में देखी है। उस एक ट्रेंडिंग रैली का करेक्शन आ रहा है जो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स टू टेक सम लॉन्ग पोजिशंस।
अभी 1005 1006 पे है। अगर करेक्शन में अगर शायद ये स्टॉक 1000 से लेकर 990 के रेंज में आता है, तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 1150 आई मीन टू से जो उसके प्रीवियस हाई थे 1050 उसे क्रॉस करते हुए 1100 1150 के लेवल्स दिखा सकता है। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग पैटर्न है जिसे हम कंसिस्टेंटली ऑन एवरी डे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस ओवरऑल स्पेस में मेट्रो पॉलिस में भी काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में बना है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद इसमें ग्रेजुअली ये स्टॉक 1700 के लेवल्स छू सकता है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, तो करंट लेवल से 1375 पे लॉन्ग करें, या तो अगर आपके पास अगर पोजीशन पड़ी है तो उसे होल्ड करके रखें। हमें लगता है कि 1700 के टारगेट से इवेंचुअली अचीव कर सकता है। धीरे धीरे करके अब आपको SGX निफ्टी को देखने की आदत को भुलाना पड़ेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं अब SGX निफ्टी ना होके वो गिफ्ट निफ्टी के तौर पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। असल में आशीष कुमार चौहान का कुछ एक बयान आए हैं जो कि गिफ्ट सिटी के किसी इवेंट में बता रहे थे। वो कह रहे हैं कि 3 जुलाई से आधिकारिक तौर पर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ध्यान रखा जाए, इंडेक्स के फ्यूचर्स होंगे, ये डॉलर डिनोमिनेटेड फ्यूचर्स होते हैं जिनके पेमेंट लेन देन डॉलर्स में होता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिटी है तो वहाँ पे करेंसी का भी कन्वर्जन बाद में चेक होगा, लेकिन ये डॉलर्स के ज़रिए आप निफ्टी का लेन देन वहाँ पे कर पाएंगे। ये 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। रही बात ब्रोकर्स की, बहुत सारे ब्रोकर रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं गिफ्ट सिटी के अंदर, कुछ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और रही बात कैसे होगा ये काम, तो जो SGX निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि वहाँ पे जो खुले सौदे हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे खुले सौदे गिफ्ट IFCA के अंदर, यानी कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर। तो जब वहाँ के ओपन सौदे यहाँ पे आ जाएंगे तो 3 जुलाई से आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे। तो एक बड़ा बदलाव हो रहा है एक्सचेंजेस रेगुलेशन के तौर पर, और देखते हैं कि एक बड़ा मूव जो सिंगापुर से शिफ्ट होके गिफ्ट सिटी की तरफ आ रहा है वो क्या SGX निफ्टी की इसी तरह की इंपॉर्टेंस को बनाए रखेगा या फिर धीरे धीरे करके धूमिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जरा इस पर एक टेक भी ले लेते हैं। श्रीकांत, एक बार आपका टेक चाहिए, कितना फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से कि ये सिंगापुर से शिफ्ट होके गुजरात के गिफ्ट सिटी में आ रहा है और एक लोकेशन भी चेंज हो रहा है, एक थोड़ा माहौल भी चेंज होगा? Shrikant, please unmute yourself. तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर इवेंट को अगर काफी क्लोजली देखना है तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन यस ऑफ कोर्स इनिशियली मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक जो मैं कह सकूंगा कि जो प्राइस डिफरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है इनिशियली, और इवेंचुअली हमें लगता है कि वापस इसमें जो भी एक्टिविटी है वो वापस नॉर्मल सी हो जाएगी। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा इसमें कोई फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट इट इज पॉजिटिव कि इसमें काफी सारे ट्रेडर्स और भी काम कर सकेंगे। जो ट्रेडर्स यहाँ पे निफ्टी के एक्शन को मिस करते हैं, तो इवेंचुअली इसमें वॉल्यूम्स और बढ़ेंगे। जो ट्रेडर्स हैं वो और अपने अकाउंट्स को यहाँ पे ओपन करके 24/7 की जो एक्टिविटी होती है आजकल मार्केट्स में, और उसका बेनिफिट इससे ले सकते हैं। निफ्टी एफएनओ में 3 जुलाई से ट्रेडिंग होगी और ये एक नया डेवलपमेंट है जो कि 3 जुलाई से लागू होता हुआ दिखेगा। तो ऑफकोर्स ये कह सकते हैं कि एडवांसमेंट डेवलपमेंट है, इसे इसी तौर पर लेना होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले श्रीकांत, आप जहां मिड कैप पर अपना भरोसा जता रहे थे, मिड कैप और स्मॉल कैप की ही हम बात कर रहे थे। रियल एस्टेट सेक्टर अप साइकिल में है, अच्छी मजबूती हमने देखी है, चाहे फिर हैवी वेट्स हो या फिर छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स हो। एक शेयर जो कि इस वक्त नज़रों में आ रहा है वो है श्रीराम प्रॉपर्टीज। रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स से ताल्लुक रखती है कंपनी और 10-11% के मूव श्रीराम प्रॉपर्टीज के चार्ट्स में आज के सत्र में नजर आ रहे हैं। ताज़ा खबर ये है कि कंपनी 750 करोड़ निवेश करने जा रही है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में इसी वित्त वर्ष के दौरान। 10-10.5% के मूव 77 के लेवल्स आज देख चुकी है। यहाँ से क्या इन स्तरों पर भी एंट्री पॉइंट बनते हैं और जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए टारगेट्स क्या होंगे? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि ये पूरे कंप्लीट सेक्टर में अच्छी तेजी बनी है, और अगर इस पर्टिकुलर तेजी को देखा जाए तो मुझे लगता है कि इट इज लाइक गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि डीएलएफ के आप ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर को देखते हो, या प्रेस्टीज या ब्रिगेड, इन सभी ने अपने लॉन्ग टर्म प्राइस पैटर्न्स को ब्रेक किया है, यानी कि इसके बाद की रैली और बाकी है।
तो हमें लगता है कि थोड़ा अगर यहाँ से 6 से 8 महीने का नज़रिया हो, तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में और भी रिटर्न्स कमाने के मौके रहेंगे और इसी वजह से मुझे लगता है कि हर एक प्लेयर जो भी है वो अपने इस पर्टिकुलर बिज़नेस को और बेटर करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा और इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और श्रीराम वैसे देखा जाए तो काफ़ी एक बड़ा नेम है। तो बिल्कुल इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है क्योंकि इन्हीं लेवल्स के करीब इस स्टॉक ने बड़ा वक़्त निकाला था। नो डाउट कि आज 10% ऊपर है स्टॉक, लेकिन अगर ओवरऑल अगर पिछले डेढ़ 2 महीने की अगर प्राइस पैटर्न को देखें तो इन्हीं लेवल्स के करीब था ये 65 के करीब और एक बार 120 के करीब भी ये जा चुका है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट में ये श्रीराम प्रॉपर्टीज पर आप एक सलाह दे रहे थे, लेकिन अब कुछ खबरें डीलिंग रूम से क्या गपशप है, शरद लेकर आए हैं, आइए उनसे समझते हैं आज क्या क्या कुछ खबरें हैं उनके पास। शरद बताएं। जी बिल्कुल प्रियंका, तो सबसे पहले जो है हमने डीलर से बात की है और यहाँ पे जो है पूरे हफ्ते जो है आप याद रखिए पीएम मोदी जो है यूएस में रहने वाले हैं और जो उनका ट्रिप होने वाला है वहाँ पे ड्रोन इंडस्ट्री की भी अनाउंसमेंट्स आ सकती है। तो आज जो है हमारा फोकस में रहने वाला पारस डिफेंस और यहाँ पे जो है हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि जो उनकी आर्म है पारस एरोस्पेस करके, उनको जो है एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो है एक अवार्ड मिल सकता है। अब ऑफकोर्स एक जेवी के ज़रिए होगा, लेकिन ये बता दूँ कि ये जो कंपनी है आर्म जो पारस एरोस्पेस की, वो लगभग 60% स्टेक जो है लिस्टेड आर्म ओन करती है पारस डिफेंस को। और आगे जाते हुए जो आर्म है ये ड्रोन्स डेवलप करेगी इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके। ओवरऑल देखा जाए तो भारत और यूएस में 22,000 करोड़ तक का जो है एक इम्पॉर्टेंट डील हो सकता है पूरे ड्रोन इंडस्ट्री के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा वो यूएस से DRDO जो हमारे भारत के ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ अनलिस्टेड प्लेयर्स जो प्राइवेट स्पेस में, उनको भी बेनिफिट आ सकता है। इसके अलावा एक और खबर है कि यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी की डिफेंस और ऑटोमेशन में जो एक रीसेंट ऑर्डर विन आ सकती है। 400 से 800 करोड़ का ये ऑर्डर विन हो सकता है। अब याद रखिए ये ऑलरेडी ओल्ड एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसका ऑर्डर देखने मिल सकता है। तो इसके पारस डिफेंस के दो इंपॉर्टेंट खबर आ रहे हैं और ओवरऑल तो ये पता ही है कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स है ड्रोन्स के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसके कारण जो इस स्टॉक में ज़रूर फोकस रखिएगा। स्टॉक लगभग 35% का जो है ग्रोथ दिया है मार्च लो से ऑलरेडी और स्टॉक जो है 600 रुपये प्रति शेयर के ऊपर आ चुका है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका लगभग 2400 करोड़ मार्केट कैप है, लेकिन इस ड्रोन बस पे, डिफेंस ऑर्डर के बस पे और ऑर्डर विन के बस पे पारस डिफेंस को ज़रूर अपने रडार में रखिए आज। अब आपने बोला तो ज़रूर हमारे व्यूवर्स ध्यान रखेंगे इस खास स्टॉक का। 5% की मूव ऑलरेडी स्टॉक में है और अगर ये खबर कंफर्म होती है, एक आध दिन में आ जाती है, तो और कितनी तेज़ी बन सकती है? क्या इस लेवल पे भी खरीदना सेफ होगा? लक्ष्य आप एक बार चार्ट चेक करके बताएं पारस डिफेंस के। तो जो चार्ट्स हैं, क्योंकि बहुत पुराना स्टॉक नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा अपने पास नहीं है, लेकिन स्टिल जो स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम्स में पॉजिटिव चल रहा है, लगातार चौथा वीक है जो पॉजिटिव हमने देखा है और आज की जो रैली है ऑलमोस्ट 6%। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप आता है तो दैट विल स्टिल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट आपको 630 से लेके 660 तक जा सकता है। तो यहाँ से कम 10 to 15% का अपसाइड अभी और है, पर छोटा डिप आए तो उसमें घबराना नहीं है क्योंकि राइट नाउ स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और जो डेटा दिखा रहा है उसके हिसाब से 660-70 तक तो मुझे लगता है ये पहुंचेगा। ठीक है, ये 650 तक भी जा सकता है और उसके ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। असल में खबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, वो अभी नहीं होगा बट वो धीरे धीरे करके होगा। अभी तो सिर्फ 22,000 करोड़ के ड्रोन खरीदे जाएंगे और उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जब भारत में होके आएगा तो उसमें DRDO और कुछ कंपनीज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी और उसके साथ में फिर ये देखेंगे कि पारस डिफेंस के अंदर कितना अच्छा आ सकता है। लेकिन हाँ, एक खबर अच्छी है और एक खबर बेहतर भी है और इस पर आपको एक विश्लेषण भी पूरा मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं मार्केट के अंदर। आज और एक और थीम है, वो है FMCG वाली। एक बार नरेंद्र जी, ये FMCG के शेयर सिर्फ एक पॉज ले रहे हैं ना, वैसे कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? मॉनसून थोड़ा सा डिले है, थोड़ा चले हुए शेयर्स थे, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सेक्टर रहा पिछले 6 महीने के अंदर, तो इसलिए सिर्फ इसको पॉज माने आज की गिरावट को? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप YTD के टर्म से बात करेंगे तो FMCG वन ऑफ द टॉप 3 सेक्टर्स है जो कि लीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर टू डेट परफॉर्मेंस में। और जहाँ तक अभी आज की बात है तो डेफिनेटली जो मॉनसून से रिलेटेड खबर आएगी, थोड़ा सा डिले है और थोड़ा अंडरशूट कर सकता है, तो इससे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने को मिला है। और जैसे ही मॉनसून का प्रोग्रेस
कि आगे की जो न्यूज आएगी और वो जैसे जैसे इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली वहां से फिर से परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती हुई दिखेगी। और अगर लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इस क्वार्टर जो कंक्लूड हुआ है इसमें काफी कंपनियों ने अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करी है, प्लस जो फ्यूचर की कमेंट्री है वो भी काफी अच्छी आई है कंपनीज की तरफ से। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये जो सेक्टर है वो कंटिन्यू करता रहेगा अपनी ग्रोथ। एक फंडामेंटल डिटेल्ड आउटलुक आपको मिला और इस पर तो नज़र है ही, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम रियल एस्टेट पर एक टेक्निकल आउटलुक ले रहे थे श्रीकांत से। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए वैसे तो सारे के सारे ट्रिगर्स फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत की बात करें तो घर खरीदारों के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू होने के बाद ख़त्म होने तक जो एस्टिमेटेड टाइम या कह सकते हैं कि पोजेशन के लिए जो समय का वायदा किया हो वो वादा पूरा नहीं करते प्रोजेक्ट्स, और ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि पोजेशन के लिए वेट करते रहते हैं घर खरीदार, और पोजीशन डेट से करीब 6 महीने, कभी 1 साल, कभी 1.5 साल तक का भी वक्त लग सकता है। तो एक प्रॉब्लम है, एक कंसर्न है रियल एस्टेट में, और इसी कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। अटके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सरकार ने एक 14 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे अमिताभ कांत। ये कमेटी जो है वो किस तरह से ऑपरेट करेगी, इस पर ज़्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, अप्रैल महीने में इसी साल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ अमिताभ कांत कर रहे हैं। उसकी आज एक अहम बैठक है, शाम 5 बजे ये बैठक होगी, और जिसका मकसद ये है कि देश भर में जितनी भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जाए, उस मसले पर इस कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी आज अहम बैठक है। इस आज की बैठक में अगर आप नज़र डालें तो सेक्रेटरी डीएफए शामिल होंगे, एमसीए सेक्रेटरी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं इस बैठक में शामिल होंगे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, रेरा और यूपी, हरियाणा और यूपी माफ़ करें, उसके जो हेड्स हैं रेरा के, वो इसमें शामिल होंगे, दूसरे ऑफिशियल शामिल होंगे। तो मकसद इसका ये है कि एक हॉलिस्टिक रिकमेंडेशन जो है ये कमेटी तैयार करे, ताकि 2016 से पहले जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे और जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अटके हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को कैसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए, और इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो होम बायर्स फंसे हुए हैं उनको राहत दी जाए। कमेटी वेरियस ऑप्शंस तलाश करेगी कि कैसे जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे रेगुलेटरी इशू है, कहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है जिसको दूर किया जाए, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन तैयार किया जाएगा, जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इस रिकमेंडेशन को बाद में भेजना है, और उसी के हिसाब से सरकार फिर फैसले लेगी और टाइम बाउंड मैनर में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक पहले से स्वामी फंड का गठन किया है वित्त मंत्रालय ने, जिसके जरिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लास्ट माइल फंडिंग उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन ये जो कमेटी बनी है अमिताभ कांत की अध्यक्षता में, इस कमेटी का मकसद ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2016 से पहले लॉन्च हुए हैं, और उसमें फंडिंग के अलावा जो दूसरी अदर इश्यूज भी हैं, चाहे वो किसी तरह का इश्यूज हो, उसको दूर किया जाए और उससे संबंधित रिकमेंडेशन दी जाए, ताकि टाइम बाउंड मैनर में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके और होम बायर्स को राहत दी जा सके। जी ठीक है, अपडेट का इंतज़ार रहेगा आपसे प्रकाश। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आने के लिए। लेकिन इस बीच बाजार में वीकनेस तो बैंक स्टॉक्स में और बढ़ी है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट अब 350 पॉइंट से ज़्यादा के आसपास की गिरावट है, और निफ्टी भी थोड़ा फर्दर स्लाइड हुआ है, लगभग 18,750 या एक्चुअली वही रेजिस्टेंस जोन के पास आ गया, जिसे सिर्फ एक दो दिन के लिए बस उसके ऊपर टिक पाया था। श्रीकांत, आपने तो खैर बोला थोड़ा सा डिप और दिख सकता है, आप बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर एक बार फिर से बताएंगे, हमारे व्यूअर्स को रिवाइज करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, मार्केट जो है वो एक सीरीज को फॉलो कर रहा है और एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ अगर 5 डेज के एवरेज को अगर देखें तो उसे भी वो काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा है। और जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग मोड में रहता है तो वो 5 या 10 जैसे कि जो एक शॉर्ट पीरियड के एवरेजेस को काफी क्लोजली फॉलो करता है, और उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देते हुए वहां पे हमें एक यू टर्न भी देखने मिलता है।
हमें लगता है कि जो भी नेक्स्ट लेवल्स निकल के आएंगे वो रहेंगे, इसका जो इमीडिएट लोवेस्ट लेवल बना था वो था 18,650। 18,650 के करीब का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर उन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर मार्केट में करेक्शन बढ़ेगा, जो मार्केट को 18,500 या मे बी 400 तक भी लेके जा सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो वीक ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी इसने अभी जो मार्केट के साथ जो लो बनाए थे वो बनाए थे 43,400 के। तो 43,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो फिर 42,800 से लेकर 43,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है कि अगर 18,650 ब्रेक करे तो गड़बड़ है, और 43,400 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर ये करेक्शन और एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा। अदरवाइज हम इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे और करंट लेवल से एक रिबाउंड भी देख सकते हैं। ठीक है, डन। अक्षय, मैंने दो शेयर निकाले हैं, एक बार आप जरा वो देखिएगा। एक तो शेयर है बालाजी एमाइंस, ये तेज़ी का शेयर है, और एक शेयर जिसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, मौका मिल जाएगा हमको शॉर्ट करने का, वो अंबुजा सीमेंट है। थोड़े सीमेंट कंपनीज को लेकर मेरे को लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो एक बार ज़रा दोनों आप चेक कर लोगे, बालाजी माइंस BTST के लिए, और अगर STBT करना हो तो मैं अंबुजा सीमेंट को देख रहा हूँ। डिम्पी जी, बालाजी अमाइंस का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। मुझे लगता है ये 2450 तक इजीली चला जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, रुकावट नहीं आने वाली है। काफी अच्छा ब्रेकआउट जैसा पैटर्न है। मुझे लगता है 2450 से लेकर 2500 तक के लेवल्स पे आ सकते हैं। एनी डिप ऑफ 20 to 30 रुपीज इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बालाजी अमाइंस। तो डेफिनेटली ये एक बुलिश चार्ट्स है और अपसाइड इसमें है। आई जस्ट चेक अंबुजा। ओके, सो अंबुजा सीमेंट, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका स्ट्रक्चर जो है ना, ये काफी चल चुका है। अगर इसके बिल्कुल लो से हम देखें, और राइट नाउ कंसोलिडेशन कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अगर ये 465 के ऊपर नहीं निकलता है और एक दो बार और इसको रेजिस्टेंस मिलता है, तो यहाँ से हम डिप देख सकते हैं 430 की तरफ, और जो आपका ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 465 के आसपास होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये सेल द बाउंस एक दो दिन और अटेम्प्ट करे, और उसके बाद जब ये 445 के नीचे जाने लगे, देन आपको यहाँ पे करेक्शन दिख सकता है ऑलमोस्ट 20-25 रुपीज का। तो अंबुजा सीमेंट मुझे लग रहा है कि अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है तो उसको निकल जाना चाहिए, और किसी का अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं, आपको बने रहना है। और इसका जो अच्छा बाइंग एरिया आएगा वो आएगा 395 के आसपास। अगर कोई बोल रहा है कि यार कौन सा ऐसी जगह है जहां पे बाइंग करने पे मुझे अच्छा प्रॉफिट बन सकता है शॉर्ट टर्म में, तो वो आपका 395-400 के पास है। ओके, तो चलिए अंबुजा सीमेंट पर ये राय आपको मिलती हुई। और इस बीच अगर बाज़ार में मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात अगर करें तो HDFC लाइफ है, बजाज ट्विंस हैं, TCS है, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, ये सारे के सारे काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त बाज़ार को संभालने का काम कर रहे हैं। और इनके विपरीत रिलायंस है जो कि कमज़ोरी दिखा रहा है। ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और HUL, ये सारे के सारे काउंटर्स हैं जिसमें आप देखेंगे बिकवाली का दबाव। सेक्टोरल परफॉर्मर्स में हम देख रहे हैं PSU बैंक में आज एक मूव है, IT और फार्मा में ऑफकोर्स मूव है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स और FMCG परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के चार्ट्स को पुल अप करते हैं, 9% की तेजी है। श्रीकांत, आज ही के आज हम इस स्टॉक में काफ़ी बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। 1200 के लेवल से 1278 तक का सफ़र एक ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने पार किया है। 1180 इनफैक्ट आज के दिन के निचले स्तर से थे, वहां से 1280 के लेवल्स तक जाता हुआ। क्रेडिट एक्सिस बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी हमें जो सेक्टरल परफॉर्मेंस है वो देखने मिल रहा है, और इसके जो करेक्शन हुए थे अभी 2 या 3 दिन पहले वो एग्जैक्टली एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के करीब के हुए थे, अराउंड 1180 1175 के करीब का। और उसके बाद का ये जो आज की जो रिकवरी बनी है वो तो काबिले तारीफ है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन इसने परफॉर्मेंस दिखा दिया। तो इसके बेसिस पे हमें लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 1330 के हैं, जो यहाँ से कम 40-50 रुपए का अपसाइड टारगेट दिखा रहे हैं। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि होल्ड करके रखें। शायद लगता है कि ये स्टॉक 1300, 1350, 1150 के बीच में थोड़ा वक्त निकाले, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि इसका जो एक प्राइस पैटर्न है वो एक्सपैंड होते हुए एक बार 1500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसमें अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहे। ओवरऑल सेक्टर में परफॉर्मेंस है और इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड नजर आ रहा है।
ट्रेड नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मैं ये सवाल पूछती ही, चलिए आपने कवर किया कि ये जितने आज एनबीएफसी चल रहे हैं इनमें से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं कहाँ कहाँ, क्योंकि सारा ही स्पेस है। आज तो पूरा एनबीएफसी फोकस में एचएसबीसी की, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई और हम देख रहे हैं स्टॉक्स पे अच्छा खासा मूव है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स भी हैं। एक बार बीटीएसटी देख लेते हैं, क्या यही स्पेस है या फिर कुछ फ्रेश कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स ऐड कर रहे हैं? लक्ष्य, आप बीटीएसटी ट्रेड्स क्या ऐड करेंगे आज? बीटीएसटी में तो मैं फिलहाल फाइनेंस में, जैसे आपने कहा कि बजाज फाइनेंस, बजाज ट्विंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज ये चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये रैली में एक फॉलो थ्रू हमको मिल सकता है कल के दिन। मैं यहाँ पे कॉशियस रहूंगा। ऑलरेडी आपने देखा है कि काफी चल चुके हैं बजाज ट्विंस और इसी तरीके के जो एनबीएफसी स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के मौके दे रहा है, क्योंकि चीजें अभी भी अगले 6 महीने के लिए इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। यूएस में रिसेशन अगर आता है, चीजें स्लो डाउन होती हैं, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफी हाई है, मॉनसून कैसा होगा किसी को नहीं पता, इन्फ्लेशन का प्रोजेक्टाइल जो भी ट्रैजेक्टरी है वो कैसा होगा नहीं कह सकते, क्योंकि मॉनसून के बाद ही बता पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें अनसर्टेन है अगले 6 महीने के लिए ग्लोबली। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस एरिया पे तो फाइनेंस अगर स्टॉक है तो बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे लेवल्स खरीदने के नहीं होते, अच्छे लेवल्स निकालने के होते हैं, बुक करने के होते हैं, एंजॉय करने के होते हैं। बाय करना है तो 5% 10% नीचे बाय करें, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं। तो ये मुझे लग रहा है कि इस एरिया पे जो भी स्टॉक चल रहे हैं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बुक। और फाइनेंस में भी, बैंक में भी मुझे यही दिख रहा है जो आपके बैंकिंग स्टॉक्स हैं। आईटी यहाँ पे बाय द डिप स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मुझे लगता है आईटी में अगर कोई बोलता है कि लंबे समय के लिए मुझे यहाँ पे खरीदने पे नुकसान कम होने के चांसेस है और प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस है, वो आईटी होगा मेरे हिसाब से। और एफएमसीजी भी काफी स्टॉक चल चुका है, तो जैसे आईटीसी मैंने सेल भी दिया था, तो आईटीसी मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा करेक्शन दे सकता है। श्रीकांत, जरा 2 शेयर आप और चेक करोगे। एक बीटीएसटी है और एक एसटीबीटी है। एसटीबीटी में क्या मारुति को रख सकते हैं? इसका जो कैंडल आज का बना है ना, वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर है और एक बार भी मौका नहीं दिया आज इसने वापस से ऊपर आने का। और अगर आप इसको 15 मिनट चार्ट पे देखोगे तो डेज लो पे भी है और स्ट्रक्चरली भी वीक है। एक तो मेरे को एसटीबीटी मारुति का चेक कर दो, और बीटीएसटी के तौर पर गोदावरी पावर एक बार जरा इसको चेक कर लेना। इसका कोड है GPIL। बिल्कुल। तो देखिए, अगर मारुति से अगर शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि नो डाउट कि आज के दिन में इसने थोड़ा सा वीकनेस दिखाया है, और पिछले 2 या 3 दिनों की फॉर्मेशन को देखें तो हायर लेवल्स पे, यानी कि अराउंड 9600 9650 के करीब इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है। बट मुझे लगता है कि चूंकि ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो अभी तक एक सॉलिड फुटिंग पे खड़ा है, तो जब तक मारुति 90 के लेवल्स ब्रेक नहीं करता, तब तक मुझे लगता है कि इन्हीं लेवल्स के करीब इसमें वापस एक रिवर्सल पैटर्न भी बन सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे अवॉइड करें, बिकॉज ये 9490 के काफी नजदीक है, और अगर 9490 अगर ब्रेक कर ले तो फिर शॉर्ट करें, दैट मीन्स की बीटीएसटी करना नहीं है। और जीपीआईएल की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप डिम्पी देखें तो एक सॉलिड रैली बनी है, और 360 से लेकर 500 रुपए तक ये लगातार चलते गया है, और अभी इट इज वेरी क्लोज टू इट्स प्रीवियस पीक। तो प्रीवियस पीक थे अराउंड 490 के करीब के ही थे, और उन्हीं लेवल्स के करीब अभी वापस आ चुका है। हमें लगता है कि इन लेवल्स के करीब थोड़ा सा इसमें वापस एक बार एक प्रॉफिट टेकिंग सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन सकता है। तो करंट लेवल से इसे भी लेके जाना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर ये कल इन लेवल्स के आसपास अगर नहीं खुला तो इसमें काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी और वापस स्टॉक गिर सकता है। तो विथ अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू जीपीएल को अवॉइड करें। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल लॉन्ग करें, बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसे पैटर्न्स हमेशा अच्छे वर्क होते हैं, और काफी अच्छा एक टेक्निकल पैटर्न इसमें बना है। श्रीकांत, लेकिन इस बीच टीटागढ़ वेगन्स, इसके चार्ज जो कि अब टीटागढ़ रेल सिस्टम के नाम से जानी जाती है, नरेंद्र जी आपसे आपका फंडामेंटल व्यू इस पर जानना चाहूंगी। चार्ज को पहले देख लेते हैं। आज के सत्र में 12% तक की तेजी है। 1 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे तो करीब 40% चला ये स्टॉक, और 6 महीने के चार्ट्स ने तो आउट परफॉर्मेंस ही दिखाई। ऑलमोस्ट 150% के मूव्स टीटागढ़ वेगन में नजर आ रहे हैं। नरेंद्र जी, सबसे बड़ा कह सकते ट्रिगर पॉइंट तो ये है कि कंपनी की कंसोर्शियम को फोर्ज व्हील सेगमेंट में रेलवे मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर मिला है। इसके अलावा इनकी ऑर्डर बुक स्थिति भी काफ़ी फोकस्ड है, काफ़ी स्ट्रांग है, और केपिक्स प्लान्स भी हैं। कंपनी का मैनेजमेंट आज सुबह हमारे साथ जुड़ा भी था और कॉन्फिडेंस भी था बिजनेस को लेकर उनकी बातों में। आपकी राय टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर क्या होगी, क्योंकि रेलवेज तो चल ही रहे हैं, वेगन रिलेटेड ये कंपनी है, रेलवे वैन्स रिलेटेड, क्या राय होगी?
जी, बिल्कुल, ये जो सेगमेंट है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ हैं काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं और ऑर्डर बुकिंग भी अगर रेलवे की तरफ से देखें तो जनरली होता क्या था कि हम हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होता था मार्केट का कि इतने ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स आएँगे लेकिन फिलहाल जो अभी हमको देखने को मिल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी कंक्लूड हुआ है उसमें और आगे आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर्स है उसमें थोड़ा-सा एक प्रॉमिसिंग ऑर्डर्स मिले हैं रेलवे की तरफ से और जो पहले इतनी अच्छे से नहीं आते थे, तो डेफ़िनेटली स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन इस सेगमेंट में सारी कंपनीज़ के लिए। रही बात टीटागढ़ की तो हम लोग के यहाँ से कवरेज में नहीं है स्टॉक इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा बट लेकिन ये स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अपॉर्च्युनिटी बहुत है इस स्पेस के अंदर, जो रेलवे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो स्पेस है और आगे आने वाले टाइम पे ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सारी कंपनीज़ का ऑर्डर बुक पोज़ीशन काफ़ी हेल्दी है और इम्प्रूवमेंट भी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे भी अच्छा दिख रहा है। रेलवे यहाँ पर बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं और जिसके कारण आप एक इम्पैक्ट भी देख रहे हैं और ऑफ कोर्स ऑर्डर बुक तो है ही इनकी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेकिन और कुछ दूसरे काउंटर्स देखते हैं। आईटी काउंटर्स पर अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्य कह रहे थे कि उसका स्ट्रक्चर बेटर दिख रहा है, तो क्या कोई आईटी काउंटर एज अ बीटीएसटी भी बताएं लक्ष्य? आईटी सेक्टर में टेक महिंद्रा मेरा एक थोड़ी हाई बीटा क्योंकि ये थोड़ा-सा इसका मोमेंटम अच्छा मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक अच्छा 20 वीक मूविंग एवरेज से ये बाउंस कर रहा है। यहाँ से मुझे लगता है 1150 60 की तरफ ये मूव दे सकता है, 5 to 6% का अपसाइड है। और इसका जो सपोर्ट है वो 1078 पे है, जो आपका अप्रॉक्सिमेटली आप 1075-78 पे स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्राई अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें हफ्ते 2 हफ्ते लग सकते हैं बट अपसाइड में 1150 से लेके 1170 तक का अपसाइड मुझे लगता है यहाँ पे बन सकता है अगर ये अपने स्टॉप लॉस के ऊपर सस्टेन करता है 1-2 दिन और। तो ये स्टॉक मेरा मेजर क्योंकि मोमेंटम अच्छा रहता है इसमें, तो इसमें ट्रेडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। नरेंद्र जी, आप ये सीसीएल प्रोडक्ट को कवर करते हो क्या, जो कॉफ़ी वाली कंपनी है सीसीएल प्रोडक्ट? नहीं करते? ओके, ठीक है सर। फिर मेरे को आप ही बताइए, आपकी तरफ से आज का ऐसा कोई शेयर जो फंडामेंटली और वैल्यूएशन के हिसाब से फिट बैठता हो, क्योंकि मार्केट में जब हम हाई के आसपास है ना तो वैल्यूएशन की चिंता बढ़ जाती है कि हमको अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर्स चाहिए, ऐसा ना हो कि हम ओवर शूटेड शेयर्स ले लें और दिक्कत में आ जाएं। कोई अच्छा वैल्यूएशन वाला शेयर बताइए जिसका पी वगैरह कम हो और चलने की गुंजाइश ज़्यादा हो, सेक्टोरल चर्निंग उसके फेवर में हो। जी हाँ। जी, अभी हाल ही में हमने एक स्टॉक निकाला था मिड कैप के अंदर एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इस पे अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव होते हुए दिख रही है और जो कंपनी की न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन जो इन्होंने रायपुर में किया है उसका फिलहाल यूटिलाइजेशन 30% अराउंड है, जो कि आगे आने वाले सालों में इंक्रीज होने वाला है और जैसे-जैसे ये यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा तो जो इनका एबिटा पर टन है वो काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ने वाला है। और ये जो स्पेस में जो कंपनी वर्क कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंज्यूमेबल्स स्टील ट्यूब्स ये सब बनाती है, इस पे हमारा 1500 का टारगेट है, तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा निवेश रह सकता है। इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूविंग टॉप लाइन इसके अंदर काफी स्ट्रांग दिख रही है और बैलेंस शीट वाइज भी कंपनी काफी स्ट्रांग। ऐसे काउंटर्स तो हालांकि चल रहे हैं, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स में स्ट्रेंथ है और इनफैक्ट लग भी रहा था कि एक बार के लिए रिलायंस से पार्टिसिपेशन आ रही थी, एचडीएफसी काउंटर से पार्टिसिपेशन आ रही थी कि शायद और ऊपर के लेवल आ सकते हैं और आज दिखने को मिला भी है। सिर्फ कुछ पॉइंट से ही हम दूर रहे बैंक ऑल टाइम हाई से। लेकिन ये जो मूव शुरू हुई है एचडीएफसी लाइफ पे, श्रीकांत, इसे देखना कैसे चाहिए? काफ़ी समय के बाद और बहुत पेशेंट इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ में आप क्या लेवल्स देखते हैं? इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है और इतने बड़े रेजिस्टेंस को इसने आज ये पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया है। इनफैक्ट इसने यानी कि एचडीएफसी लाइफ ने फरवरी 2022 से लेकर अभी तक का वक्त निकाला था बिलो 620 625 और उन लेवल्स को आज इसने विदाउट एनी मीनिंगफुल करेक्शन क्रॉस किया है। इसका मतलब यही है कि जो इसमें एंटायर जो फॉल हुआ था उस फॉल का पुल बैक चल रहा है और अगर ये पुल बैक अगर ऐसे ही चलते रहा तो फिर जो कि लग रहा है कि हो सकता है करके और कंटिन्यू, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल्स इसके बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन
₹700 के करीब थे। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें अगर इन्वेस्टमेंट्स है तो इसमें बने रहें। कोई भी करेक्शन आता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले। 700 सवा 700 के टारगेट्स नजर आते हैं। एक और शेयर भी है जो ब्रेकआउट कर रहा है और वो बहुत पुराना ब्रेकआउट कर रहा है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा 2017 जून का ब्रेकआउट है और आज चल रहा है 23, तो करीब 6 साल बाद। उस शेयर का नाम है जाइडस लाइफ साइंसेस। एक बार लक्ष्य आप इस शेयर को ज़रा चेक करेंगे। 2017 जून का ये ब्रेकआउट है, करीब करीब 550 के आसपास का ये चल रहा है। ये और चलेगा क्या? और चलेगा कहने का मतलब ये 650 हो जाएगा? देखिए यहाँ से अगर हम इसका लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे नॉइज ज्यादा है, तो अपसाइड जरूर अभी और यहाँ पे है। उसका रीजन सिंपल है कि कोई भी स्टॉक लार्जर टाइम फ्रेम पे जब टॉप करता है तो उसका एक RSI हमारे पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने को होता है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जब टॉप किया था तो 70 के आसपास था मंथली टाइम फ्रेम पे। इस टाइम अभी वो 65 चल रहा है। तो कहते हैं कि अगर इसको टॉप कहना है कि हाँ यार ये टॉप बन चुका है, इसके बाद बहुत अपसाइड नहीं मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना 650 की तरफ, जैसा आपने कहा, जा रहा है या जाना चाहता है। बाय दैट टाइम वी विल सी दिस RSI आल्सो टचिंग ऑलमोस्ट 70, और वो एरिया होगा जहां पे लोगों को, लॉन्ग टर्म वालों को निकल जाना है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये यहाँ पे गया था तो वहां से जो करेक्शन आया था वो 50% का आया था। तो स्टॉक, मतलब हम उस डेंजर एरिया में एंटर कर रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, एक लास्ट फेज ऑफ थ्रस्ट आपको मिल सकता है टुवर्ड्स 600, 620, 650, लेकिन आपको थोड़ा सा उस 650 लेवल के पहले से प्लान करना पड़ेगा एग्जिट। और जो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उनको थोड़े डिप में ही बाय करें, चेज ना करें। जाइडस लाइफ की ये बात रही। एक और स्टॉक फिर पता कर लेते हैं, क्योंकि कंज्यूमर स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे हैं और टाटा कंज्यूमर में भी ये मूव लगातार बनी हुई है। टाटा कंज्यूमर में अगर एक एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो क्या फ्रेश एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, श्रीकांत? तो देखिए, इसमें काफी एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था और ये कंसोलिडेशन फॉर ऑलमोस्ट मैं कह सकूंगा कि 1.5 साल का चला, उसके बाद का ब्रेकआउट है। अगर यहाँ पे कोई भी अगर करेक्शन आता है तो ये तकरीबन 825 830 के रेंज में इसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 3 से 4% का करेक्शन हो सकता है। तो मैक्स मैं कह सकूंगा कि 5% का करेक्शन अगर हुआ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स टू क्रिएट लॉन्ग पोजिशंस। हमें लगता है कि अभी इसके बाद की जो रैली देखने मिलेगी उसमें ये स्टॉक 1000 के लेवल्स क्रॉस करते हुए नजर आएगा। तो करंट लेवल से भी लॉन्ग करें अगर थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है, बट अगर एंट्री को अगर थोड़ा टाइम करना है तो 830 825 के करीब लॉन्ग करें। जो क्लोजिंग हो रही है मार्केट की वो बहुत शांत क्लोजिंग है। वैसे देखा जाए तो हमने मिस किया 7-8 पॉइंट से, लेकिन फिर भी डैमेज उस तर्ज का तो नहीं हुआ अभी भी। अगर आप निफ्टी का आज क्लोज के करीब करीब का लेवल देख रहे हैं तो 18,750 के ऊपर ही है। हम 888 से थोड़ा सा नीचे गए हैं, यानी कि आज का हमारा हाई करीब करीब वहाँ बना। तो परसेंटेज में, कन्विक्शन में अभी भी हमने सपोर्ट्स नहीं ब्रेक किए, जैसे श्रीकांत ने सुबह आपको शुरुआती नोट में कहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बैंक निफ्टी ने 43,500 को किसी तरह से बचा लिया। आज एक लेवल को ब्रेक किया 43,800, बट 500 को बचाया। लक्ष्य कह रहे हैं कि थोड़ा और टूटेगा, इसलिए 850 का स्टॉप लॉस लगा के जिन्होंने बेचा हुआ है तो अपनी पोजीशंस को भले कैरी करके जाएं। मानसी के पास चलते हैं वॉल पे, वो आपको बताएंगे इस समय क्लोजिंग का और एक्शन क्या है। मानसी बताएं आप। बिल्कुल, तो आज एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक ज़रूर बाजार में दिखा, लेकिन इंडेक्स वाइज अगर देखें आज सुबह उम्मीद काफ़ी थी कि रिकॉर्ड स्तर दिख पाएंगे, लेकिन हम कुछ तमाम अंकों की वजह से चूक गए। रिकॉर्ड स्तर 18,887 के जो थे 18,752, इस वक्त करीब 80 अंकों की बिकवाली के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ ऊपरी स्तरों से फर्स्ट हाफ में ही मार्केट में गिरावट हावी हुई और वो गिरावट अक्रॉस द ट्रेड थ्रू आउट ट्रेडिंग सेशन देखने को मिली। बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट, करीब 300 अंकों की बिकवाली है। सेंसेक्स में भी हमने देखा ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के डाउन टर्न्स देखने को मिले। हालांकि ब्रॉडर इंडिसेस में मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन लगातार नजर आया। आज के सत्र में भी मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से काफ़ी हद तक मजबूती देखने को मिली। बैंक्स फाइनेंशियल्स में बिकवाली जरूर देखने को मिली थी, लेकिन एनबीएफसीज में आज हमने देखा काफ़ी अच्छा एक्शन था। एनबीएफसीज पर पॉजिटिव ब्रोकरेजेस भी आई। 2
ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एनबीएफसी सेक्टर पर थी और रैशनल भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट थी, उसके ठीक बाद बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यानी कि बजाज ट्विंस में अच्छा खासा एक्शन हमने देखा। एल&टी फाइनेंस में भी हमने मजबूती के साथ ही ट्रेड्स देखे। जेएसपीएल के चार्ट्स ने आज सरप्राइजिंग अपमूव दिखाए, करीब 5% की तेजी जेएसपीएल में नजर आई। इसके पीछे की वजह थी कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जेएसपीएल पर जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। सारे ट्रिगर्स इस रिपोर्ट में बताए गए और कन्विक्शन था। रिपोर्ट में टारगेट प्राइसेस को भी बढ़ाया गया था और बाइंग की रेटिंग भी थी और इसी का एक इम्पैक्ट जो कि हमने देखा जेएसपीएल के चार्ट ऑलमोस्ट 5.5% की तेजी दिखाते हुए इस वक्त भी अगर आप देखेंगे मजबूती के साइंस पर ही क्लोज नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरीज, फार्मा, ये एक स्पेस है जो अब तक डिफेंसेस के तौर पर बाजार की गिरावट में चलता था, लेकिन आज हमने देखा कि इनफैक्ट अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक का सेगमेंट जो है वो सिर्फ डिफेंसेस के तौर पर ही नहीं अपने दम पर एक सेक्टर बनकर भी काफी अच्छा एक्शन दिखाता है। इस लिस्ट में डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, ये सारे के सारे स्टॉक्स को देखा जा सकता है जहां पर अच्छी खासी मजबूती के साइंस नजर आए। इनमें लेबोरेटरीज हैं, हेल्थ केयर हैं, डायग्नोस्टिक है, ये सारे के सारे स्पेस। अगर आप देखेंगे डॉक्टर लाल पैथ लैब में 5% के अपमूव्स के साथ इस वक्त क्लोजिंग देखने को मिल रही है और इसी तरह की तस्वीर मैक्स हेल्थ केयर में भी आप देखेंगे और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के चार्ट्स भी काफी एक्टिव रहे। टीटागढ़ वैगन जो कि अब टीटागढ़ रेल सिस्टम के तौर पर जाना जाता है, काफी मजबूती देखने को मिली। शानदार एक्शन था इस स्टॉक में। आज ही इस कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की। आपको बता दें टीटागढ़ रेल सिस्टम के कंसोर्शियम को रेलवे से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ऑर्डर बुक, स्थिति इनकी मजबूत है और इन तमाम फैक्टर्स के चलते इस स्टॉक में बढ़िया अपमूव, 11% की तेजी के साथ ये स्टॉक आज रिएक्ट करता हुआ दिखा। इसके अलावा मेजॉरिटी गेनर्स की अगर बात करें आज के सत्र में बाजार को संभालने का काम बजाज ट्विंस ने किया। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, यहां से भी अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले, लेकिन बिकवाली का दबाव, हैवीवेट्स में बिकवाली भी थी जैसे कि रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचयूएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स पे गिरावट थी। लेकिन हीरो ऑफ द ट्रेड कह सकते ब्रॉडर इंडेक्सेस, मिड कैप में अच्छा खासा एक्शन, इंडेक्स में मजबूती करीब 200 अंकों की तेजी के साथ। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देखेंगे मिड कैप में, मिड कैप सिलेक्ट आईटी, मिड कैप सिलेक्ट रियल एस्टेट, सिलेक्ट बैंकिंग प्लेस, ऑटो एंसिलरी, ये सारे के सारे थीम्स हैं जो कि मिड कैप में काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। क्लोजिंग भी आप पॉजिटिव देख रहे हैं मिड कैप की। श्रीराम फाइनेंस ब्लॉक्स लगे जिसके चलते एक्शन में था। अशोक लेलैंड पर अच्छी खासी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई। एक्सिस केड्स, इनके एक्विजिशन को मंजूरी मिली और साथ ही स्किपर लिमिटेड में एक ऑर्डर 1135 करोड़ का इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में जो ऑर्डर इनकी स्थिति है इसके चलते स्टॉक भी फोकस में रहा। तो कई सारे स्टॉक्स जिसका डिस्कशन भी नहीं होता था मिड कैप स्पेस में, अब वो स्टॉक्स भी फोकस रेडार में आना शुरू हो चुके हैं। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 18,755 के लेवल्स पर गिरावट के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता हुआ। बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव, सेंसेक्स में करीब 225 अंकों की गिरावट, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन, 43,633 के लेवल्स पर 300 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ। चलिए क्लोजिंग कॉल्स पे यहीं समेट रहे लक्ष्य, श्रीकांत और नरेंद्र, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला इतना सुरेश पर लगातार जारी है, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।